वेई सू चेन जू से कहते हुए दस्तावेजों को संभाल रहे थे। मैं कल कंपनी नहीं जाऊंगा। अगर यह कुछ महत्वपूर्ण नहीं है तो मुझे फोन न करें। मुझे सप्ताह के शुरू में इसे संभालने दें। चेन जू हैरान था। बड़े भाई, क्या आप आराम करना चाहते हैं? वेई सू ने दस्तावेजों के ढेर से अपना सिर उठाया। क्या? नहीं। चेन जू ने जल्दी से खांसी। नहीं, मैं सिर्फ एक पत्नी खोजने के आपके प्रयासों की प्रशंसा करना चाहता था। अगर प्रशंसा करने से आपको थोड़ा कम वेतन मिल सकता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप लंबे समय तक मेरी प्रशंसा करें। वेईसू ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, उस पर मुहर लगाई और उसे एक तरफ रख दिया। बड़े भाई, मजदूर वर्ग के पसीने और आंसुओं का शोषण करने का पूंजीवादी रास्ता गलत है। हम उसका अनुसरण नहीं कर सकते। ट्रान हुक ने मुस्कराते हुए जल्दी से वेईसू को दस्तावेजों को व्यवस्थित करने में मदद की। तो 2 दिन पहले भोज में ट्रांग वे ने आपकी प्रेमिका के लिए परेशानी खड़ी कर दी, है ना? वेईसू ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा और मन ही मन सोचा कि उसे किसी और सचिव को बदलना चाहिए या नहीं। बड़े भाई, मुझे लगा कि आपको टाट कुओ नाम की उस महिला लेखिका पर गुप्त क्रश था, इससे पहले कि आप उसकी प्रकाशित सभी नई किताबें इकट्ठा करते। लेकिन आज एक नई किताब है। मुझे आश्चर्य है कि आपने इस प्रतिभाशाली महिला को कहाँ फेंक दिया है। चेन जू ने आह भरी। मैंने सुना है कि बी जीव ने हाल ही में एक नई किताब प्रकाशित की है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम अब भी मुझसे इसे खरीदने के लिए कहोगे? अगर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूँ तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं होगी। चेन जू ने अपनी आंखें घुमाईं। बड़े भाई, इस योजना में अभी भी कुछ समस्याएं हैं। मैंने इसे ठीक से नहीं किया है। कृपया निर्णय लेने से पहले इसकी समीक्षा करें। वेईसू ने सिर हिलाया, पीछे की तरफ खोला। समस्याग्रस्त भाग को भी चेन जू ने चिह्नित किया था। तो बड़े भाई, मैं निश्चित रूप से नई किताब खरीदने में आपकी मदद करने के लिए दिन रात कतार में लग जाऊंगा। ट्रान हुक ने आह भरी। मुझे नहीं पता कि इस लेखक की किताबों में ऐसा क्या अच्छा है, वे हर बार बिक जाती हैं। क्या यह सिर्फ एक उग्र महिला की कहानी नहीं है? यदि आपको एक आदमी और 10 महिलाओं की कहानियां पसंद है तो आप दूसरों की कड़ी मेहनत को खराब नहीं कर सकते। वेईसू के शब्दों ने लोगों को सहरन पैदा कर दी। कल सुबह आप 5 मिनट देर से आए थे, इसलिए इस महीने आपका सारा बोनस काट लिया जाएगा। बिल्कुल, भाई हाथ और पैर की तरह होते हैं, महिलाएं कपड़ों की तरह होती हैं। जो कोई भी आपके कपड़ों को छुएगा उसके हाथ और पैर काट दिए जाएंगे। ट्रान हुक ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अगर तुम कंपनी में नंगे घूमने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काटने में संकोच नहीं करूंगा। दस्तावेज नीचे रखते हुए वेईसू ने धीरे से अपना मुंह खोला। हाँ, ठीक है, मुझे आज दोपहर जल्दी घर जाना है। इन दस्तावेजों को सौंपना याद रखें। जहां तक वित्तीय विभाग की रिपोर्ट का सवाल है, उसे पहले वहीं छोड़ दें। जब आपके पास समय हो तो इसे फिर से ऑडिट करें और देखें कि कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसा है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है या नहीं। कोई समस्या नहीं। चेन जू ने दस्तावेज लिए और उत्सुकता से पूछा, डेट? वेईसू ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। चेन जू चतुराई से भाग गया, लेकिन वह उस लड़की में दिलचस्पी रखता था जिसका उपनाम सू था। अगली सुबह कंपनी में किसी ने कहा कि उन्होंने बॉस को सब्जियां और फल खरीदने के लिए सुपरमार्केट में ऑडी चलाते हुए देखा, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि कर्मचारियों के अवचेतन में उनके सुंदर बॉस को एक सुंदर महिला द्वारा सेवा किए जाने, सूप पकाने, अपने कंधों की मालिश करने का आनंद लेना चाहिए। वह व्यक्तिगत रूप से खाना पकाने के लिए सामग्री से भरे बड़े और छोटे बैग कैसे खरीद सकता है? बकवास, यह बकवास होना चाहिए। केवल चेन जू ने अपनी ठुड्डी को सहलाया, अपनी घड़ी को देखा और गंभीरता से सोचा। अब जब वह बॉस के घर खाने जा रहा था
तो उसने सोचा कि उसे अपना हिस्सा खुद तैयार करना चाहिए या नहीं, या फिर यह सोचे कि खाना खत्म करने के बाद क्या अगले महीने के लिए कोई बोनस नहीं मिलेगा। अध्याय 15 बेशर्म। इस बार जब वह वेईचू के घर आई तो सुयू को खाली हाथ जाने में शर्म आ रही थी, इसलिए उसने कुछ फल और स्नैक्स खरीदे और वेईचू के विला क्षेत्र में टैक्सी ले ली। जब वे आवासीय क्षेत्र के बाहर पहुंचे तो सुरक्षा गार्ड ने देखा कि वह बहुत सारी चीजें ले जा रही थी और उसे रोकने से पहले केवल कुछ सवाल पूछे। सुचू के चले जाने के बाद सुरक्षा कक्ष में एक व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और पूछा, मुझे बताओ, क्या यह लड़की सीईओ वेई की प्रेमिका है? बड़े सुरक्षा गार्ड ने चाय की चुस्की ली और धीरे से कहा, तुमने कहा कि सीईओ वेई युवा और सुंदर है, लेकिन पहले कभी किसी महिला को घर नहीं लाया है। छोटे सुरक्षा गार्ड ने सिर हिलाया। क्या हमारे विला क्षेत्र में कोई और सीईओ वेई है? बड़े सुरक्षा गार्ड ने सिर हिलाया। तुम देर से आए हो इसलिए तुम्हें नहीं पता, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। यहाँ एक बॉस वेई भी है जो यहाँ चमड़ एक जूते की दुकान चलाता है। वह 40 साल से अधिक उम्र का है और अक्सर युवा महिलाओं को घर लाता है। मैंने सुना है कि उसकी एक पत्नी भी है जो उसके साथ अपना करियर बनाती है। है आजकल ऐसे बहुत कम युवा हैं जो सीईओ वेई की तरह खुद को साफ रखते हैं। सुयू को अभी भी नहीं पता था कि वेईसु इस विला क्षेत्र में एक प्रसिद्ध अच्छा आदमी था। उसने कुछ बैग पकड़े हुए थे, बस दरवाजे की घंटी बजाई और तुरंत एक छोटे बालों वाला जीवंत दिखने वाला लड़का दरवाजा खोलने आया। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। आप मिस सु है ना? मेरा पारिवारिक नाम ट्रान है, आप मुझे ट्रान हुक कह सकते हैं। ट्रान हुक ने उत्साहपूर्वक टोन नाक के हाथ से बैग लिया और डाइनिंग रूम के दरवाजे की ओर चल दिया। उसका व्यवहार इतना आत्मीय था कि टोन नाक को शर्म आ गई। टोन नाक उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। कमरे में 3 पुरुष और 1 महिला थे। 2 पुरुष और 1 महिला जिन्हें टोन नाक जानती थी, वे काउन गू डोंग, लुओंग क्वांग और डोंग दाओ थे। वह किसी पुरुष को नहीं पहचानती थी। टोन नाक, यहाँ आओ, मैं तुम्हें वेईसु के बचपन के दोस्त ट्राम ल्यूक ट्रुंग से मिलवाता हूँ। तांग याओ ने सुयू को अपने पास बैठा लिया। उन पर ध्यान मत दो, बस हम दोनों ही बात करते हैं। सुयू भी हंस पड़ी। बहन तांग याओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज यहाँ हो। वेईचू ने सुयू की आवाज सुनी, रसोई से बाहर निकल आया, मुस्कुराते हुए। सुयू, तुम यहाँ हो? बाकी सभी दोस्त कांप उठे। वे जानते थे कि वेईचू के खाना पकाने के कौशल बुरे नहीं थे, लेकिन वे कभी कभार ही इसका आनंद ले पाते थे। इस टाइकून से सूप का कटोरा बनवाना मुश्किल था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज वे एक लड़की के आशीर्वाद से इसका आनंद लेंगे। उनका मूड बेहद जटिल था। वेईचू के चेहरे पर वसंत की हवा की तरह मुस्कुराहट देखकर उनका मूड और भी जटिल हो गया। लियांग गुआंग और वेईचू के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उसने तांग याओ के पति होने के नाम का इस्तेमाल मुफ्त भोजन पाने के लिए भी किया। जब उसने सुयू को देखा तो उसके विचार थोड़े अस्त व्यस्त हो गए। व्यापार जगत में वेईसु एक होनहार युवा प्रवक्ता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा आदमी एक महिला के लिए प्रयास करने को तैयार होगा, कुछ दोस्तों को रात के खाने के लिए घर पर आमंत्रित करेगा, सिर्फ इसलिए कि वह दूसरे पक्ष को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। भाई वेई, सुयू ने वेईसु को देखकर मुस्कुराया, यह देखकर कि दूसरा पक्ष रसोई में वापस चला गया। उसने अभिवादन के रूप में यहाँ के लोगों को देखकर मुस्कुराया। मुफ्त में खाना मिलना दुर्लभ है। डोंग दाओ ने टीवी का रिमोट उठाया, चैनल बदला और कहा, वेईसो द्वारा बनाया गया मसालेदार सिचुआन व्यंजन सबसे अच्छा है। मैंने सुना था कि यह कुछ साल पहले एक विशेष व्यंजन था। सोया सॉस खत्म हो गया है।
क्या कोई मुझे एक बोतल खरीदने में मदद कर सकता है? वेई सू फिर से रसोई से बाहर आया। उसने तांग दाओ की ओर देखा। तांग दाओ, तुम इसे खरीद लो। वेई सू, तुम महिलाओं को धमकाते हो। डोंग दाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जाहिर है कि वह जाना नहीं चाहती थी। लिविंग रूम में लोगों पर नजर डालने के बाद टोन न्हाक ने सोचा कि वे सभी अमीर लोग हैं, इसलिए उसने कहा, मुझे जाने दो। बहन तो, मुझे जाने दो। मैं यहाँ के रास्ते से ज्यादा परिचित हूँ। ट्रान हुक जल्दी से खड़ा हुआ और रसोई के दरवाजे पर खड़े व्यक्ति से कहा, भुगतान करना याद रखना, फिर तुरंत बाहर भाग गया। बहुत जीवन से भरा हुआ, सुयू ने अपने मुंह के कोने को हिलाया, फिर कमरे में निश्चल बैठे लोगों को देखा, खड़ी हुई और रसोई की ओर चली गई। उसे अभी भी कुछ मदद करनी चाहिए। इन अमीर लोगों की तरह शांत बैठना वास्तव में तनावपूर्ण था। वेई सू ने सुयू को अंदर आते देखा, अपना मुंह खोला और कहा, तुम वहां जाकर बैठो, यह जल्दी ही हो जाएगा। रसोई में तेल की गंध आ रही है। यह ठीक है। सुयू ने हुक से एप्रन निकाला और उसे पहन लिया, अपनी घड़ी उतार कर जेब में रख ली और वेई सू को सब्जियां धोने में मदद की। पहले जब मैं घर पर थी तो कभी कभी मैं अपनी माँ को खाना बनाने में मदद करती थी, लेकिन हर बार वह कहती थी कि मैं बीच में आ रही हूँ और मदद नहीं कर सकती। उसने हर सब्जी को धोया। मैंने इस बार इस्तीफा देने के बाद घर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन जिस कंपनी ने अभी अभी मेरा साक्षात्कार लिया है, उसने मुझे इस सप्ताह काम पर बुलाया है। मुझे डर है कि मुझे वापस लौटने के लिए 1 अक्टूबर की छुट्टी तक इंतजार करना पड़ेगा। वेई सू ने अब सुयू को बाहर नहीं निकाला। उसकी नज़र सुयू की लंबी छोटी उंगलियों पर गई। उन दोनों के इस तरह साथ रहने से उसे भ्रम हुआ कि वे पति पत्नी हैं। वे दोनों साथ में खाना बनाते थे, साथ में मेहमानों का मनोरंजन करते थे। बर्तन में चिकन सूप की खुशबू से रसोई और भी गर्म हो जाती थी, जिससे अकेले खाना पकाने की परेशानी कम हो जाती थी। आंटी बहुत अच्छी माँ होंगी। सुयू ने सब्जियों को पानी से बाहर निकाला, उन्हें अपने बगल की टोकरी में रखा, अपना सिर घुमाया और वेई सू को देखकर मुस्कुराई। बेशक, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, जिससे कई सालों से अच्छे दोस्त होने का एहसास हुआ। क्या आपको टाइगर स्किन किंगशियाओ खाना पसंद है? वेई सू हरी मिर्च पर ध्यान दे रही थी और अचानक पूछ बैठी। टाइगर स्किन किंगशियाओ सिचुआन लोगों का एक लोक व्यंजन है। हरी मिर्च किंगशियाओ के बाहरी हिस्से में काली मिर्च के दाने बाघ की खाल जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्किन किंगशियाओ कहा जाता है। मसालेदार, निश्चित रूप से बहुत मसालेदार। इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। सुयू ने सिर हिलाया, वेई सू को देखते हुए जो जल्दी जल्दी हरी मिर्च तैयार कर रहा था और प्रेशर कुकर में डालने के लिए जल्दी जल्दी गोमांस भी धो रहा था। उसने भावुक होकर कहा, मुझे आश्चर्य है कि भविष्य में वेई भाई से शादी करने के लिए कौन इतना भाग्यशाली होगा। यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या जूनियर इस सौदे को स्वीकार करने के लिए तैयार है। वेई सू ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्रेशर कुकर से उठती भाप के कारण सुयू के लिए उसकी आंखों को साफ साफ देखना असंभव हो गया था। वरिष्ठ, जूनियर को चिढ़ाना अच्छा नहीं है। सुयू ने कंधे उचकाए, हरी मिर्च को कटिंग बोर्ड पर रखा, उसे पतली पट्टियों में काटा, फिर छोटे टुकड़ों में काटा। वह मुस्कुराई और बोली, नमकीन अंडे के साथ हरी मिर्च भी बहुत स्वादिष्ट होती है। चेन जू ने सोया सॉस की एक बोतल ली और जल्दी से रसोई में भाग गया, अपने रास्ते में रुक गया। वह बेहद हैरान था। बॉस ने प्रस्ताव रखा, लेकिन 1000 कैटीज को हराने के लिए 4 औंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति ने उसे अस्वीकार कर दिया। बॉस को अस्वीकार कर दिया गया। सुयू ने चेन जू को देखा, मुस्कुराई और कहा, आप ठीक समय पर वापस आ गए। नमकीन अंडे के साथ हरी मिर्च को सोया सॉस की जरूरत थी।
चेन जू ने चुपचाप अपने बॉस के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। वह गलत समय पर आ गया। यह वास्तव में एक गड़बड़ थी। वेई सु मुस्कुराए और कहा, यह वास्तव में ठीक समय पर। उसकी नज़र सु यू के हाथ में रखे चाकू पर पड़ी। कोई जरूरत नहीं, प्याज काटना आसान है, यह चाकू काम कर देगा। वेई सु ने 25 सेंटीमीटर लंबा तेज चाकू निकाला और चेन जू को दिया। यह चाकू बहुत तेज है, अपना समय ले लो, जल्दी मत करो। जब चेन जू ने इस सुस्त चाकू को पकड़ा जो एक मुर्गी को मार सकता था और एक प्याज को तेज कर सकता था, तो उसने अपने दिल में एक सिद्धांत को गहराई से उकेरा कि बॉस के चुटकुले नहीं देखे जा सकते। अगर वह गलती से उन्हें देख लेता है तो उसे कुछ भी नहीं देखने का नाटक करना चाहिए। उसने एक कोहनी से अपने आंसू पोंछे, नाराजगी से सोचते हुए, यह प्याज वाकई तीखा है। लिविंग रूम में काओ यू डोंग ने उसकी ठुड्डी को सहलाया और कहा, आज मौसम वाकई बुरा नहीं है। शेन लू झोंग ने रसोई में देखा और धीमी आवाज में पूछा, यह वही लड़की है जो वेई सु? मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कॉलेज के बाद से वेई सु ने पहले से ही उसके लिए परेशानी खड़ी करने का इरादा कर लिया था। यह बस अफसोस की बात है। काओ यू डोंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, अफसोस, यह भाग्य है। तांग याओ ने सेब का एक टुकड़ा खाया और कहा, यह सु यू वास्तव में बुरी नहीं है। मिस तांग को यह कहलवाना आसान नहीं है कि वह बुरी नहीं है। काओ यू डोंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुद से सोचते हुए, इस बार उसका अच्छा दोस्त इसे फिर से मिस नहीं कर सकता। मेज पर खाना रखने के बाद सु यू वेई सु के बगल में बैठ गई। मेज पर 7 लोग थे और माहौल बहुत बुरा नहीं था। सु यू को शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। तांग याओ ने स्प्राइट पीते हुए मसालेदार मछली का सूप खाया। अभी भी सबसे स्वादिष्ट सिचुआन मसालेदार भोजन है। लियांग ग्वांग उसके बगल में बैठ गया और उसे देखा, असहाय रूप से आहें भरते हुए, कम खाओ, अपने पेट को चोट मत पहुंचाओ। बोलने के बाद उसने तांग दाओ के कटोरे में एक चम्मच चिकन सूप डाला। सु यू ने उन दोनों को देखा और मुस्कुराया, लेकिन जिस गति से उसने खाना उठाया वह बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। उसका खाने का अंदाज सुंदर था, लेकिन उसकी गति थोड़ी तेज थी। आपने यह मिर्च से लथपथ चिकन पैर कहाँ से खरीदे? इसका स्वाद बहुत ही असली है। अचार में पका चिकन पैर खाने के बाद टोन नाक ने कुछ आश्चर्य से पूछा, ओह, मैंने इसे खुद बनाया है। अगर आपको यह पसंद है तो इसे घर ले जाएं और खाएं। यह सुनकर वेई सु हंस पड़ी, तुमने थोड़ा ज्यादा किया। तांग याओ पहले तो यह कहना चाहती थी कि वह भी यही चाहती थी, लेकिन जब उसने अगला वाक्य सुना तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। अगर कोई थोड़ा ज्यादा भी करता तो उसके लिए कोई भूमिका नहीं होती। दरअसल सुंदरता के सामने सभी भाई एक तरफ हट गए। मैं तुम्हें इस तरह कैसे परेशान कर सकता हूँ? सु यू ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया, मैंने टेक अवे बॉक्स तैयार नहीं किया। हर कोई चुप था, यह वास्तव में कोई परेशानी नहीं थी। तांग याओ ने सोचा कि सु यू में एक महिला के सबसे अच्छे गुण थे। वह किसी भी सौदे को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी जो उसे मिलना चाहिए, और वह किसी भी सौदे का आधा भी स्वीकार नहीं करेगी जो उसे नहीं मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे पास एक है। वेई सु ने मसालेदार ब्रेस्ड डक टंग की प्लेट सु यू के सामने घुमाई। यह मसालेदार ब्रेस्ड डक टंग खराब नहीं है। मैं आमतौर पर यहाँ आकर खाना पसंद करता हूँ। आपको इसे आजमाना चाहिए। धन्यवाद। डक टंग खाने के शौकीन काओ यू डोंग का दिल टूट गया। खाने और रसोई की सफाई करने के बाद कुछ लोग लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे, इस हद तक कि वे नौकरी पेशा लोगों की तरह नहीं लग रहे थे। सु यू, आपका घर आपके कार्यस्थल से बहुत दूर है। काम पर जाना असुविधाजनक लगता है। जब तांग दाओ को पता चला कि सु यू कहाँ रहती है और उसकी कंपनी कहाँ है, तो उसने चिंतित होकर कहा,
तुम एक कार क्यों नहीं खरीद लेते? कोई बात नहीं, मैं जल्द ही अपने दोस्त के घर से बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं पहले एक कमरा किराए पर ले लूंगी। कार खरीदने में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, सुयू ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा मैंने अभी तक गाड़ी चलाना नहीं सीखा है। यदि आप एक कमरा किराए पर लेना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछूंगी। मेरा एक दोस्त है जो रियल एस्टेट ब्रोकरेज उद्योग में काम करता है। वेईसू ने चाय की चुस्की ली। यह अच्छी बात है कि तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, लेकिन अकेले काम पर जाना सुरक्षित नहीं है। सुयू ने जबरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरी। यह सही है। वह लोगों को यह नहीं बताना चाहती थी कि वह एक स्ट्रीट किलर है क्योंकि वह गाड़ी चला रही थी। इसलिए नहीं कि वह असुरक्षित थी, बल्कि इसलिए कि दूसरे असुरक्षित थे। ऐसा कहने के बाद वेईसू को उसके अच्छे दोस्तों से मजाक भरी नजरें मिली। वेईसू ने बिना पलक झपकाए, बिना किसी प्रतिक्रिया के पीछे देखा। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे पास में एक खाली कमरा है। कोई नहीं रहता, कंपनी के पास और जहां आप काम करते हैं उसके पास भी। इसके अलावा हमारी कंपनियां एक दूसरे के बहुत करीब हैं। कभी कभी मैं आपको टहलने के लिए भी ले जा सकता हूं। मैं आपको इस तरह कैसे परेशान कर सकता हूं? यह कुछ भी नहीं है। किराया अभी भी सामान्य रूप से गणना की जाती है। यदि आप शर्मिंदा महसूस करते हैं तो आप मुझे समय मिलने पर रात के खाने पर आमंत्रित कर सकते हैं। वेईसू ने फिर अपना मुंह खोला। प्रेमिका का पीछा करने के लिए बेशर्मी की जरूरत होती है। वेईसू ने पूरी तरह से ऐसा किया। अध्याय 16। मुस्कुराता हुआ चेहरा। वेईसू के उत्साही रवैये से सुयू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अनुमान लगाया कि इसका कारण शायद यह था कि वह उसके साथ पार्टी में गई थी। वह वेईसू के बारे में पहले कुछ नहीं जानती थी, लेकिन इन दोस्तों से वह थोड़ा बहुत समझ सकती थी कि वेईसू बिना किसी कारण के एक अच्छी इंसान नहीं होगी। अगर यह कुछ दिन पहले की बात होती तो वह शायद खुद को खुश करने में लगी होती और सोचती कि वेईसू के मन में उसके लिए भावनाएं हैं। लेकिन चूंकि लोगों ने ऐसा कहा था, इसलिए उनकी नज़र में वह सिर्फ एक जूनियर थी। घर किराए पर लेने में भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। दोस्तों से किराए पर लेना ज्यादा सुकून देने वाला होता है। उसके जैसी अकेली रहने वाली लड़की को वैसे भी बहुत सी चीजों की चिंता करनी पड़ती है। वेईसू ने देखा कि सुयू ने सीधे मना नहीं किया और जानता था कि इस मामले में अभी भी उम्मीद है। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। बड़े भाई, क्या आप उस 80 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? ट्रान हुक को थोड़ा आश्चर्य हुआ। आपने इस कमरे को 1 वर्ष से अधिक समय से खाली छोड़ दिया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अभी भी मकड़ी के जाले से भरा है। वेईसू के सचिव के रूप में उनकी दृष्टि और प्रतिक्रिया क्षमता खराब नहीं थी। वेईसू ने सराहना के साथ चेनजू की ओर देखा। बहुत व्यस्त होने के कारण याद नहीं है। सुयू, कमरा पहले से ही उपलब्ध है, इसे बाहर मत देखो। आजकल घर किराए पर लेना कभी कभी बहुत परेशानी भरा होता है। इसके अलावा यह घर वेईसू के घर के करीब भी है। अगर आप चावल खरीदने जाते हैं और लिफ्ट खराब हो जाती है तो भी आप उसे ले जाने में मदद के लिए बुला सकते हैं। अगर कुछ होता है तो पास में किसी का होना सुविधाजनक है। तांग दाओ ने चाय का प्याला थाम लिया और धीरे से कहा, आखिरकार हम सभी परिचित हैं। बहुत विनम्र होना अच्छा नहीं है। उसने शुरू में सोचा था कि वेईसू ने पहले ही किसी का पीछा किया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी अनिश्चित स्थिति में फंसा हुआ था। वेईसू को अभिनय करते देखना वाकई मुश्किल था। तांग दाओ ने जो कहा वह समझ में आया। सुयू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, तो धन्यवाद भाई वेई। मैं सप्ताहांत के आसपास यहाँ आ जाऊंगा। क्या यह आपके लिए सुविधाजनक है? कोई असुविधा नहीं है। जब भी आप यहाँ आए
बस मुझे फोन करें और मैं आपको लेने के लिए गाड़ी चलाकर आ जाऊंगा। वेईसू ने एक और वाक्य जोड़ा, घर में सभी बुनियादी बिजली के उपकरण हैं। आपको बस अंदर जाने की जरूरत है। ट्रान हुक ने खुद से सोचा, उस कमरे का नवीनीकरण होने के बाद से कभी नवीनीकरण नहीं किया गया था। यह इतना पूर्ण कब हो गया? बड़े भाई, मैंने हमेशा सोचा था कि जब आप दूसरों की लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं तो आप हमारी तरह उनकी चापलूसी नहीं करते। मैं वास्तव में गलत नहीं था। आप वास्तव में हमारी तरह चापलूसी नहीं कर रहे थे। आप हमसे भी ज्यादा कुत्ते हैं। अब जब यह ऐसा है, जब शादी का समय है, तो मुझे आश्चर्य है कि आपकी पत्नी आपको कैसे संभालेगी। दोपहर में सभी अलविदा कहने के लिए खड़े हो गए। वेईसू ने कार की चाबी ली और घर से बाहर निकल गई, इस बहाने से कि सुयू के पास उसे घर ले जाने के लिए कार नहीं है। केवल चेनजू, जिसके पास भी कार नहीं थी, पत्थर की मूर्ति की तरह सुनसान विला के बाहर खड़ी थी। इन दिनों सुंदरता दोस्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब वह कार से बाहर निकली तो सुयू ने ईमानदारी से वेईसू को धन्यवाद दिया। उसने कार का दरवाजा बंद किया और ड्राइवर की सीट पर बैठे खूबसूरत आदमी को देखा। अचानक उसने सोचा कि ऐसे बेहतरीन आदमी के साथ दोस्ती करना वाकई एक भाग्यशाली बात थी। अलविदा। वेईसू ने कार की खिड़की के पीछे से बाहर झुककर सुयू को देखा और मुस्कुराकर कार स्टार्ट की और निकल गया। काली कार में सूरज की रोशनी में एक चमकदार रोशनी दिखाई दे रही थी। अचानक आई रोशनी से सुयू की आंखें दुख रही थी। उसने उन्हें ढकने के लिए अपना हाथ उठाया और भावुक होकर कहा, यह एक प्रतिभाशाली युवक है, लेकिन उसके दिल में यह खूबसूरत विचार जल्दी ही एक कोने में धकेल दिया गया। चाहे यह आदमी कितना भी अच्छा या देखभाल करने वाला क्यों न हो, वह उसके लिए उपयुक्त नहीं था। सुयू ने एक ईमानदार, सरल और ईमानदार प्रेमी को ढूंढना एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य माना। चेन यू के घर लौटते हुए वह अभी तक वापस नहीं लौटी थी। शायद वह आज रात वापस नहीं आएगी। मिस्टर और मिसेस चेन की केवल एक बेटी थी। उनका प्यार अतुलनीय था। कंप्यूटर चालू करते हुए उसने अपने ब्लॉग पर वेईसू की रसोई में ली गई नमकीन अंडे और मसालेदार मछली के सूप के साथ हरी मिर्च की तस्वीर पोस्ट की। उसकी उंगलियों ने जल्दी से एक पंक्ति टाइप की, मुझे नमकीन अंडे के साथ हरी मिर्च बनाए हुए बहुत समय हो गया है। आज मैंने इसे एक बार बनाया। मेरे कौशल में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। मसालेदार मछली का सूप एक लंबे और सुंदर आदमी द्वारा बनाया गया था जो हर चीज में अच्छा था। दुर्भाग्य से यह व्यक्ति मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। कितना अफसोस, कितना अफसोस। पोस्ट करने के बाद लोगों ने जल्दी से टिप्पणी की। कुछ ने उसे इसे फेंकने के लिए कहा, दूसरों ने उसे इसे पेश करने के लिए कहा। सुयू ने ब्लॉग पढ़ते हुए टाइप किया, यह नमकीन अंडा, हरी मिर्च और मसालेदार मछली का सूप वेईसू के घर के दोपहर के भोजन के समान क्यों दिखता है। तांग दाओ ने नोटबुक को गले लगाया और बिस्तर पर टिककर बैठ गया, लियांग गुआंग के पायजामे की आस्तीन को खींचते हुए। देखो, क्या यह समान है? लियांग गुआंग ने स्क्रीन पर बढ़ी हुई छवि पर नजर डाली। यह समान नहीं है, यह वही है। यहाँ तक कि सजावटी पैटर्न भी वही है, इसलिए यह वही वस्तु है। सुयू भी जीव है। तांग याओ का हाथ थोड़ा कांपने लगा। उसने लियांग गुआंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे पास उन सभी पुस्तकों को प्राप्त करने का एक तरीका है जिन पर आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको सुयू इतना पसंद है। यह पता चला है कि वह आपकी पसंदीदा लेखिका है। लियांग गुआंग भी थोड़ा कांपने लगा। उसे तांग याओ ने बीजीयू नामक इस लेखिका के कई उपन्यास पढ़ने के लिए मजबूर किया। बीजीयू के उपन्यासों में सभी महिलाओं के शब्द बहुत तीखे थे। इसके अलावा वे बहुत ही व्यक्तिगत थीं, जिससे
उसे एक पुरुष के रूप में कभी कभी ऐसा लगता था कि अगर वह इस उपन्यास की मुख्य महिला से मिलता है तो वह या तो मर जाएगा या अपना आधा जीवन खो देगा। लियांग गुआंग की धारणा में सुयू की छवि तुरंत एक स्मार्ट लड़की से एक डरावनी महिला में बदल गई। महिलाएं डरावनी नहीं थी। जो डरावनी थी वह विचारों, क्षमता और व्यक्तित्व वाली महिला थी। उसी समय उसे अचानक वेई सू की बहुत प्रशंसा महसूस हुई। ऐसी लड़की को पसंद करना कितना बहादुर। इस समय वेई सू भी उन दो तस्वीरों को देख रहा था, खुश और दुखी दोनों। खुश क्योंकि सुयू ने एक अच्छे प्रेमी के रूप में उसकी प्रशंसा की, दुखी क्योंकि सुयू ने कहा कि वह उसके लिए उपयुक्त नहीं था। वह कुछ वाक्यों के साथ जवाब देने से खुद को रोक नहीं सका। यू की प्रतीक्षा करते हुए, यदि वह एक अच्छा आदमी है तो सावधानी से क्यों नहीं सोचता, अन्य महिलाओं को लाभ न पहुंचाए। कुछ मिनटों के बाद वेई सू को दूसरी पार्टी से प्रतिक्रिया मिली। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक अच्छा आदमी है, अमीर और सुंदर है। कई महिलाएं उसे पसंद करती हैं। मुझ पर बहुत दबाव है और मेरे पास केवल एक राहगीर की उपस्थिति है। मैं ऐसे अच्छे आदमी को बर्बाद नहीं कर सकता। ओ बहाने, सभी बहाने। वेई सू ने उसके चेहरे को छुआ। क्या यह हो सकता है? उसे वास्तव में प्लास्टिक सर्जरी करवानी थी। एक नया अध्याय लिखना समाप्त किया, इसे ऑनलाइन पोस्ट किया। बस समय पर सेल फोन बज उठा। यह एक टेक्स्ट मैसेज था। भेजने वाला वेई सू था। क्या तुमने अभी तक खाना खा लिया है? जल्दी आराम करो, मैं तुम्हें कल सुबह काम पर ले जाऊंगा। खुश स्माइली। सुयू ने आखिरी स्माइली चेहरे को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने जल्दी से जवाब दिया, भाई वेई, आपका फोन चोरी हो गया? नहीं, क्या गड़बड़ है? सुयू एक पल के लिए थोड़ा उलझन में थी और जवाब दिया, कुछ नहीं, मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि आप इमोटिकॉन्स टाइप करना जानते होंगे। हाँ, कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि दो विराम चिन्हों को एक साथ रखने से स्माइली चेहरा टाइप किया जा सकता है। बहुत दिलचस्प है। खुश स्माइली। सुयू को लगा कि उसकी धारणा में प्रतिभाशाली युवक की महान छवि ढह रही थी। उसने उस मनमोहक स्माइली चेहरे को देखा और उसके चेहरे की मांसपेशियां ऐंठ गईं। यह सही है, बहुत दिलचस्प है, सुयू ने सोचा। निश्चित रूप से, कितना प्रसिद्ध व्यक्ति, कितना उत्कृष्ट युवक, पूरी तरह से टूट गया। कल सुबह आप किस समय काम पर जाएंगे? 8:30 बजे। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। रात का खाना खाना याद रखना। फोन धीरे धीरे शांत हो गया। सुयू ने आखिरी संदेश पर स्माइली चेहरे को देखा। अचानक जोर से हंस पड़ी। यह सीनियर वेई वास्तव में बहुत प्यारा था। अध्याय 17। दूरी कम करना। सोमवार की सुबह जब सुयू नीचे गई तो वेई सू पहले से ही नीचे इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक रोटी और दूध का डिब्बा था। उसने वेई सू को थोड़ा आश्चर्य से देखा। भाई वेई, तुम इतनी जल्दी आ गए। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम्हें इस तरह से इंतजार कराना वाकई शर्मनाक है। यह कुछ भी नहीं है, मैं अभी अभी आई हूँ। वेई सू ने अपनी घड़ी देखी। 7:30 बज रहे थे। कंपनी में पहुंचने के लिए अभी भी काफी समय था। उसने सुयू के हाथ में सूखी रोटी देखी। कार में बैठ जाओ। सुयू कार में बैठ गई। वेई सू ने उसे एक बैग दिया जिसमें 4 अंडे के टार्ट और एक कप गर्म दूध वाली चाय थी। मैंने सुना है कि लड़कियां अक्सर ये चीजें खाना पसंद करती हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम नाश्ता खरीदोगी। थोड़ा और खाओ। सुयू ने वेई सू की ईमानदार आंखों को देखा, मुस्कुराई और इसे स्वीकार किया। धन्यवाद। क्या इस वेई सीनियर का व्यक्तित्व बहुत उत्साही था? कल रात स्माइली टेक्स्ट मैसेज के बारे में सोचते हुए उसने अंडे के टार्ट का एक निवाला खाया। स्वाद वास्तव में बुरा नहीं था। वास्तव में
पास की दुकान से मिलने वाले बन भी बुरे नहीं हैं। वह अक्सर अंडे के टार्ट जैसी चीजें नहीं खाती थी। उसकी रहन सहन की आदतें ज्यादातर लोगों जैसी ही हैं। अचार वाली गोभी के साथ सफेद चावल खाना ठीक है। मीठे और खट्टे पोर्क रिब्स खाना ठीक है। सुबह अगर उसे फुर्सत है तो वह एक कटोरी दलिया पी लेगी। स्टीम्ड बन्स खा लेगी। अगर उसे जल्दी है तो वह सिर्फ एक सूखी स्टीम्ड बन खा लेगी। जब वह खाली होगी तो वह अपने दोस्तों के साथ हॉट पॉट खाने जाएगी। पश्चिमी भोजन जैसी चीजें जब उसे खाने की जरूरत नहीं होती तो वह नहीं खाती। पहला तो इसलिए कि यह उसका पेट भरने के लिए काफी नहीं है। दूसरा इसलिए कि यह बहुत महंगा है। तीसरा इसलिए कि यह चीनी भोजन जितना स्वादिष्ट नहीं है। तो अगली बार क्या तुम मेरे लिए स्टीम्ड बन्स खरीद सकती हो? वेईसु मुस्कुराया। कोई जरूरत नहीं। टू नाहक ने अंडे का टार्ट खाना समाप्त किया और दूध वाली चाय का एक घूंट लिया। वरिष्ठ, मेरी इस तरह से देखभाल मत करो, अन्यथा यदि भविष्य में आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो मैं साथ नहीं रह पाऊंगा। इसके अलावा मैं आत्मभोगी हो जाऊंगा। वेईसु मुस्कुराया, कहानी को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन केवल पूछा, आप कब आएंगे? कल। सुयू को घर भेजने के बाद उसने तुरंत एक तकनीशियन को बुलाया ताकि आज घर में उपकरणों का एक सेट लगाया जा सके। अभी भी अपनी कंपनी के कर्मचारियों को सफाई के लिए भेजने का समय होगा। चलो इस सप्ताहांत चलते हैं। जब हमारे पास समय होगा तो मैं अगले कुछ दिनों में चेन यू से बात करने का मौका ढूंढूंगा। अगर उसे पता होता कि वह घर से बाहर जाना चाहती है तो चेन यू निश्चित रूप से आधे दिन तक शिकायत करती। ठीक है, जब समय आएगा तो मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगी। चूंकि वेईसु ने ऐसा कहा था, इसलिए सुयू केवल बार बार धन्यवाद कह सकती थी। अपने दिल में दृढ़ निश्चय थी कि वह वेईसु को खाने पर आमंत्रित करने का अवसर ढूंढेगी। वह इतना व्यस्त था फिर भी वह उसकी मदद करने आया। घर में सब कुछ पूरा था, यहाँ तक कि किराया भी बहुत उदार था। उसने पहले ही बहुत बड़ा मुनाफा कमा लिया था, लेकिन इस बारे में सोचते हुए वह अभी भी इसे पचा नहीं पा रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उसे पहले कभी किसी चीज में कोई किस्मत नहीं मिली थी, इसलिए वह आसमान से गिरी इन चीजों के बारे में असहज महसूस कर रही थी? कंपनी में जाकर पंजीकरण करवाओ, नौकरी की आदत डालो, अपने सहकर्मियों के साथ धीरे धीरे मिलकर काम करो, एक ही कमरे में अपने सहकर्मियों को नाराज मत करो और गपशप मत करो। जब तक तुम यह कहोगे, यह संभवतः दूसरे लोगों के कानों तक पहुंचेगा। ऑफिस कल्चर एक गहन विषय है। सुयू सब कुछ समझ नहीं सकती, लेकिन फिर भी ऑफिस में काम करते समय नियमों को याद रखती है। नए भूत पुराने भूतों से आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन पुराने भूतों को खुश करने के लिए एक सीमा होनी चाहिए, अन्यथा वे बदमाशी का लक्ष्य बन जाएंगे। सुयू अन्य नए सहकर्मियों की तरह नहीं है। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि वह इस पद पर दृढ़ रह सकती है या नहीं। आखिरकार उसके लिए, जब तक वह अपना काम अच्छी तरह से करती है, अगर माहौल उपयुक्त नहीं है तो वह अधिक से अधिक इस्तीफा दे देगी। चाहे कुछ भी हो, वह भूखी नहीं रहेगी। बस समय रहते वह अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गृहनगर वापस जाने का अवसर पा सकती है। सभी लोगों के विचार बहुत अजीब होते हैं। जो उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं वे उनसे घृणा करते हैं, जो उनकी चापलूसी करते हैं वे उनका तिरस्कार करते हैं। इसके विपरीत, जो उनके प्रति उदासीन होते हैं वे इसे चाहे जिस नज़र से देखें उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए एक सप्ताह के भीतर कार्यालय में पुराने कर्मचारियों की सुयू के प्रति धारणा बहुत अच्छी हो गई, जिसने अदृश्य रूप से सुयू को कार्यालय में एक स्थिर स्थान दिया। तथाकथित अनजाने में विलो को पानी देना और उन्हें हरा बनाना बिना कारण नहीं है। बुधवार की शाम को काम के बाद सुयू चेन यू के घर लौटी। चेन यू पहले ही वापस आ चुकी थी। सोफे पर बैठी सेब खा रही थी।
टीवी देख रही थी। छोटी यूयू, क्या तुम वापस आ गई हो? हाँ। सुयू उसके बगल में बैठ गई। कॉफी टेबल से एक सेब उठाया, उसे छीला और बोली, क्या तुम अच्छे मूड में हो? चेन यू ने सुयू की ओर देखा और टीवी देखना जारी रखा। हमारे गॉडफादर ने मुझे जनरल मैनेजर का पद दिया। कितना अच्छा है। सुयू ने अपना सिर नीचे किया और फलों के चाकू को घुमाया। सेब का छिलका धीरे धीरे लंबा होता गया। एक भविष्य है, इसे संरक्षित करना जारी रखें। व्यापार जगत में एक मजबूत महिला बनने का प्रयास करें। भाड़ में जाओ। ट्रान गुयेत ने टोनहाक को घूर कर देखा। क्या तुम्हें इस सप्ताहांत घर बदलने में मेरी मदद की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। मिस्टर ngु ने कहा है कि वे मेरी मदद करने आएंगे। सुयू ने सेब को कुतरते हुए कहा। सेब के टूटने की आवाज आई। भाई वेई, आप वेईसु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना? ट्रान गुयेत ने आंखें चौड़ी करके कहा। मिस्टर वेई की कंपनी इतनी बड़ी थी, उन्हें लोगों को वहां से हटाने में मदद करने की फुर्सत कब से मिली? यह दुनिया बहुत तेजी से बदलती है, वह अब और नहीं बदल सकती। उसके अलावा, क्या हमारे पास वेई उपनाम वाले कोई अन्य अपेक्षाकृत प्रसिद्ध वरिष्ठ हैं? सुयू ने ट्रान गुयेत के आश्चर्यचकित भाव को देखा और कुछ उलझन के साथ पूछा, तुम्हारे इस भाव का क्या मतलब है? सुयू, क्या तुम श्री वेई की कंपनी का आकार जानते हो? ट्रान गुयेत ने टोनहाक को घूर कर देखा। टोनहाक ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं। ट्रान गुयेत ने अपना सिर हिलाया, मानो पूर्ण विराम लगा रही हो। सेब के छिलके को कूड़ेदान में फेंक दिया और अपने कमरे की ओर चलने के लिए खड़ी हो गई। न जानना भी एक तरह की खुशी है। पास से गुजरने वाले सभी लोग सिमा झाओ के विचारों के बारे में जानते थे, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। भाई वेई, आपने बहुत कुछ सहा है। भाई वेई, आप इस प्लास्टिक के मोती को मोती की तरह बचा रहे हैं। आपको कोशिश करते रहना होगा। क्या आप इसे अब और नहीं देखेंगे? टोनहाक ने टीवी की ओर इशारा किया। ट्रान गुयेत ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा भावशून्य था। टीवी नाटक की मुख्य नायिका की तुलना आपसे कैसे की जा सकती है? यह कहने के बाद वह पलटी, कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद कर दिया। सुयू ने उन मूर्खतापूर्ण, भ्रमित आंखों से नायिका को देखा और स्वीकृति दी। यह दिमाग वास्तव में मेरे दिमाग से कहीं कमतर है। मेज पर रखे फलों के छिलकों को साफ करते हुए सुयू उठकर अपने कमरे में चली गई। फिर कंप्यूटर चालू किया, वर्ड खोला और अपना रोजमर्रा का काम शुरू किया, एक उपन्यास लिखना। इससे पहले कि वह कुछ शब्द टाइप कर पाती, उसका फोन बज उठा। सुयू ने फोन निकालकर देखा। अरे वाह, यह भाई वेई का एक और संदेश था। मैं कल तुम्हारे लिए नाश्ता खरीदूंगा। आज रात जल्दी सो जाना। सुयू के मुंह का कोना मुड़ गया और उसने जल्दी से एक संदेश भेजा। धन्यवाद। कल तुमने जो मूंग दाल का दलिया खरीदा था, वह बहुत स्वादिष्ट था। ओह, उसे लगा कि वह और भी ज्यादा असभ्य होती जा रही है। तो कल सुबह मैं तुम्हारे लिए एक और हिस्सा खरीदूंगी। खुश स्माइली, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप इस समय भी काम कर रहे हैं? यह सही है। निपटने के लिए अभी भी ढेर सारे दस्तावेज हैं, तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। कड़ी मेहनत करने की कोशिश करो। सुयू ने महसूस किया कि वेई सू से भावनात्मक प्रतीकों के ढेर का सामना करने के बाद वह शांति से इसे स्वीकार कर सकती है, लेकिन वेई सू की एक लंबे और प्रतिभाशाली युवक की छवि पहले से ही हिल रही थी और ढहने वाली थी। दूरी एक चाकू के हैंडल की तरह है। आपको यह जानने के लिए इसे पकड़ना होगा। यह प्रसिद्ध चरित्र बिल्कुल वैसा ही है। कार्यालय में वेई सू ने मुस्कुराया और अपना फोन बंद कर दिया। एक मंच पर वापस खड़खड़ाया। जब एक प्रेमिका का पीछा करते हैं, तो संदेशों में प्यारे प्रतीकों का उपयोग करना बेहद प्रभावी होता है। एलजेड, आप इसमें माहिर हैं। कम से कम
उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम हो गई थी। अध्याय 18 चलती डायरी। ट्रान गुयेत ने दरवाजे के सहारे झुककर टोन हाक को देखा, जो केवल एक छोटा सा बैग उठाए हुए था, जबकि दूरी पर प्रसिद्ध व्यक्ति एक विशाल सूटकेस को घसीटते हुए टोन हाक के पीछे पीछे चल रहा था। वह तुरंत एक बसंती फूल की तरह मुस्कुराई। मेरी प्यारी छोटी यूयू, जब तुम्हारे पास समय हो तो मुझे ढूंढने आना। सुयू ने सिर हिलाया, लिफ्ट का बटन दबाने के लिए आगे बढ़ी, फिर मुड़कर बोली, जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। अलविदा। भले ही वह एक ऐसा बैग खींच रहा था जो उसके स्वभाव से मेल नहीं खाता था, फिर भी वेइसु में मर्दाना हार्मोन था जो महिलाओं को पागल कर देता था। उसने ट्रान गुयेत की ओर सिर हिलाया। ट्रान गुयेत ने दोनों आकृतियों को लिफ्ट में गायब होते देखा। उसकी मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। ट्रांग वे को नहीं पता कि कैसे संजुना है। हमेशा कोई और व्यक्ति टोन्हाक को अपनी हथेली में पकड़े रहेगा। 3 पैरों वाले आदमी मिलना मुश्किल है, 2 पैरों वाले आदमी हर जगह हैं। ट्रांग वे जैसे आदमी को टोन्हाक ने जितना हो सके उतना दूर धकेल दिया, क्योंकि उसने अभी अभी काम करना शुरू किया था। टोन्हाक के पास नया घर देखने जाने का समय नहीं था। घर में घुसने के बाद अंदर बिजली के सभी उपकरण देखकर उसने आश्चर्य से अपने बगल में बैठे वेइसु को देखा। भाई वेई, यह घर तुम्हारा है। कमरे की अच्छी तरह से सफाई की गई थी, यहाँ तक कि लिविंग रूम में सजावट भी नहीं हटाई गई थी। उसने यहाँ तक सोचा कि यह कोई खाली घर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ लोग रहते हैं। क्या हुआ, तुम्हें यह पसंद नहीं आया? वेइसु ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आंखों में बेचैनी की गहरी झलक थी। नहीं, मुझे यह बहुत पसंद है। नाहक ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उसके दिल में धीरे धीरे एक गर्म धारा बह रही थी। वेइसु ने पहले इस घर को साफ करने के लिए किसी को भेजा होगा। वेइसु की उसके प्रति परवाह, वह इसे कैसे नहीं देख सकती थी। धन्यवाद। कोई जरूरत नहीं। यह अच्छा है कि आपको यह पसंद आया। वेइसु ने सामान को कमरे में रख दिया और फिर बाहर आकर समझाया, यह घर थोड़ा बड़ा है, प्रकाश व्यवस्था भी खराब नहीं है। यह सुनकर सुयू ने सिर हिलाया। वे दोनों मुलायम, साफ कपड़े के सोफे पर बैठ गए। सुयू ने आसानी से एक तकिया अपनी बाहों में खींच लिया। यह घर उसकी उम्मीद से बेहतर था। यह उस छोटे घर जैसा भी था जिसकी वह अक्सर कल्पना करती थी। उसने भावुक होकर कहा, यह घर वास्तव में सुंदर है। वेइसु ने देखा कि उसे यह पसंद आया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। यहाँ आसपास के रेस्तरां और पेय पदार्थ की दुकान के फोन नंबर हैं, लेकिन आप अकेले रहते हैं। रात में बाहरी लोगों को कॉल करना सबसे अच्छा नहीं है। बिजनेस कार्ड लेते हुए पेय पदार्थ की दुकान, चीनी रेस्तरां, पश्चिमी रेस्तरां और यहाँ तक कि एक तली हुई नूडल की दुकान के फोन नंबर भी थे। सुयू ने वेइसु को उनकी सावधानी के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उसके दिल में उसे स्पष्ट रूप से लगा कि कुछ गड़बड़ है। वेइसु एक अभिमानी व्यक्ति था, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से सावधान था। इतना सावधान? दोनों बैठे और कुछ देर तक बातें की। सुयू ने कहा, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, मैं दावत दूंगी। साथ रहने का इतना अच्छा मौका, बेशक वेइसु मना नहीं करेगी। दोनों को चीनी खाना पसंद है, इसलिए वे खुद को पश्चिमी खाना खाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। टोन्हाक ने nguso को एक बहुत ही साधारण दिखने वाले चीनी रेस्तरां में ले जाकर भोजन का ऑर्डर दिया और कहा, जब मैं प्रशिक्षु था तो मैं यहाँ कई बार खाना खाने आया था। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। फिर से सुयू को झिझकते हुए उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक देखकर वेइसु समझ गया कि वह क्या सोच रही थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो आपको निश्चित रूप से बहुत कुछ खाना होगा। सुयू ने वेइसु के सामने मेनू रखा। सुयू ने उदारता से कहा,
यह ठीक है, ये सभी व्यंजन बहुत सस्ती हैं, भले ही आप पेट भर खाने तक खाएं, मुझे इसमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि यह सस्ती है, इसलिए आपने मुझे यहाँ आने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करने पर मजबूर किया? वेईसू ने कुछ व्यंजनों के नाम रेखांकित करने के लिए कलम का इस्तेमाल किया। आज गैस के पैसे बचाने के लिए मुझे कुछ महंगे व्यंजन मंगवाने होंगे। वरिष्ठ, पुरुषों का इतना हिसाब किताब रखना बहुत ही बेकार है। सुयू ने मेन्यू छीन लिया और उसे अपने बगल में खड़े वेटर को थमा दिया। चलो इसे ऐसे ही बनाते हैं। वेईसू ने अपने हाथ में पेन को अफसोस के साथ देखा। मैंने शुरू में इसे पैक करके रख देने की योजना बनाई थी, अगर मैं इसे पूरा नहीं कर पाया। सुयू के दिल में वेईसू की छवि दूसरी बार ढह गई। उसने आह भरी और अपने हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा देते हुए कहा, वरिष्ठ, आप जैसे बड़े शख्स को उदार होना चाहिए और पैसे खर्च करने चाहिए। कर्मचारियों को ढेर सारा टिप देना चाहिए, एक टेबल भर खाना ऑर्डर करना चाहिए और हर डिश के लिए सिर्फ एक चॉपस्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा टीवी देखना आपके दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। वेईसू ने चाय का एक घूंट लिया। गर्म चाय की भाप के कारण वह उसके चेहरे पर साफ भाव नहीं देख पा रही थी। उसे एक तरह की आत्मीयता और अच्छाई का एहसास हो रहा था। सुयू ने धीरे से अपनी निगाहें हटा लीं, चुपके से आहें भरते हुए कहा कि दुनिया में अभी भी ऐसे खूबसूरत पुरुष हैं जिनकी कोई अंधी जगह नहीं है। वरिष्ठ, आपकी मुस्कान इतनी खूबसूरत है, मेरे जैसा साधारण व्यक्ति इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वेईसू ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा, सुयू को देखा। उसकी आंखों में असीम कोमलता थी। अगर सुंदरता का जाल काम करता तो मुझे हर दिन आपको देखकर मुस्कुराने में कोई आपत्ति नहीं होती। एक सौम्य और स्नेही भाव वाला एक बेहतरीन अच्छा आदमी, जिसके मुंह के कोने स्नेह से मुस्कुरा रहे थे। कौन सी लड़की इसे बर्दाश्त कर सकती थी? नाक, जो दावा करता था कि वह सुंदरता में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, के लिए अभी भी तेज दिल की धड़कन और बड़ी आंखें थी। क्लैंक, रंग और स्वाद से भरी गोंग बाओ के डिंग की एक प्लेट मेज पर रखी गई थी। सुयू ने उसे घूरते हुए कहा, यह डिश वाकई बहुत खूबसूरत है। गोंग बाओ के डिंग एक पारंपरिक सिचुआन डिश, जिसमें कटे हुए चिकन, मिर्च और तली हुई मूंगफली होती है। वेईसू ने चिंता से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इसमें सभी रंग और स्वाद हैं, बहुत सुंदर है। उसके दिल में उसे गुप्त रूप से पछतावा हुआ, अगर केवल भोजन को थोड़ी देर बाद परोसा गया, और पाया कि दूसरी पार्टी धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसका हाथ कांप गया, रिब का टुकड़ा उसके कपड़ों पर गिर गया और जमीन पर गिरने से पहले कुछ बार लुढ़क गया। उसने जल्दी से खांसी की, अपने चॉपस्टिक को नीचे रख दिया। मैं बाथरूम में काम कर रहा हूँ और इसे स्लिप करता है। बाथरूम में दर्पण में केवल यह पता लगाने के लिए कि उसका चेहरा बह गया था, उसने अपने कपड़ों पर ग्रीस के दाग को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया, जो बेहद दुखी महसूस कर रहा था। क्या आपदा आपदा उसने अपना चेहरा थपथपाया और महसूस किया कि उसका धड़कता हुआ दिल धीरे धीरे शांत हो रहा है। डाइनिंग टेबल पर रखा सेल फोन लगातार बज रहा था। वेईसू ने शौचालय की ओर देखा। सुयू अभी तक बाहर नहीं आई थी। वह एक पल के लिए झिझका। उसे डर था कि यह सुयू की कंपनी का काम है, इसलिए उसने अपना सेल फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे खोला और फोन पर एक जानी पहचानी आवाज आई। सुयू, मैंने सुना है कि तुम घर बदल चुकी हो, अब तुम कहाँ हो? वेईसू के मुंह के कोने पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। तुमने अभी अभी काम करना शुरू किया है और तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है। यहाँ वापस आ जाओ। चलो अतीत को भूल जाओ, ठीक है? मैं यह जानता हूँ, इससे पहले कि मैं माफ करना। सुयू बाथरूम गई है। वेईसू ने दूसरे पक्ष के पश्चाताप भरे शब्दों को बीच में ही टोक दिया। उनकी आवाज बेहद कोमल थी,
सुयू अभी बहुत अच्छा कर रही है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप 10 मिनट में वापस कॉल कर सकते हैं। वेई सू, झुआंग वेई की आवाज में गुस्से की झलक थी। वेई सू के मुंह का कोना थोड़ा सिकुड़ गया। यह मैं हूँ। फोन का दूसरा छोर एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने झुआंग वेई को अनिच्छा से अलविदा कहते हुए सुना। उसके बाद लंबी बीप की एक श्रृंखला आई। वेई सू ने मुस्कुराते हुए और खुद से कहते हुए फोन रख दिया। इस जूनियर का गुस्सा वाकई बहुत बुरा है। 10 मिनट बाद सुयू एक शांत मुस्कान के साथ अपनी सीट पर लौटी। सभी व्यंजन परोसे जा चुके थे। उसने थोड़ा माफी मांगते हुए कहा, भाई वेई, मैं अगली बार आपको रुमाल लौटा दूंगी। ऐसा कहने के बाद उसे घृणा महसूस हुई और उसने सोचा, यह एक मूर्ति नाटक की कहानी की तरह क्यों है। मूल रूप से कोई जरूरत नहीं कहना चाहते हुए वेईसु ने अचानक अपना विचार बदल दिया। यह ठीक है, मैं इसे जब भी समय मिलेगा आपको वापस कर सकता हूँ। यह सिर्फ एक रुमाल है। सुयू ने अपने चॉपस्टिक को काटा, थोड़ा आक्रोश से सोचते हुए। यह एक रेशमी रुमाल है। वरिष्ठ, आप हम आम लोगों को भड़का रहे हैं, है ना? यह सही है। अभी झुआंग नाम के एक जूनियर ने मुझे कई बार फोन किया। रिंग बजने में बहुत समय लगा, इसलिए आपने मेरे लिए जवाब दिया। मैंने उसे 10 मिनट में वापस कॉल करने के लिए कहा। वेईसु ने अपने कटोरे में कुरकुरी मछली का एक टुकड़ा उठाया और अनुपस्थित रूप से कहा। कुछ समय के लिए उन्होंने वेईसु को देखा। क्या मैं उस गरीब को देखता हूँ? बाद में झुआंग वेई ने वापस नहीं बुलाया। वीसु ने 3 अमर सूप पिया। दरवाजे के बाहर प्रकाश को देखने के लिए अपना सिर झुका दिया। नोटबुक पर लिखते हुए वह इतना मुस्कुरा रहा था कि उसकी आंखें लगभग एक चाप में मुड़ गई थी।